आईएससी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का लास्ट चैप्टर नंबर 22 हम लोग करने वाले हैं। ये हम लोगों का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद से पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। फिर हम तुम लोगों को नेक्स्ट डे टुमारो रिवीजन करवा देंगे, लेटर एंड ऑल जो भी बचा हुआ है उसका रिवीजन करवा देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ रेगुलेटर्स एंड इंटरमीडियरीज। रेगुलेटर्स और इंटरमीडियरीज का मतलब क्या है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। रेगुलेटर्स आर अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड और अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। रेगुलेटर्स अथॉरिटी है जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट किया है, ठीक है ना। और इंटरमीडियरीज आर दोज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन हु एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। रेगुलेटर का मतलब होता है गवर्नमेंट अपॉइंट किया हुआ अथॉरिटी, और इंटरमीडियरी का मतलब होता है मिडिल मैन बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीआई, ये रेगुलेटर है। आरबीआई रेगुलेटर है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है इंडिया में। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हो रहा है पॉइंट। उसी तरह से नॉर्मल जो एक बैंक है वो एक इंटरमीडियरी का काम करता है बिटवीन द बिजनेस फर्म एंड द इंडिविजुअल। यहां से पैसा लेके वहां दे रहा, वहां से लेकर यहां पे दे रहा है। तो इंटरमीडियरी मतलब मिडिल मैन, जो दो कंपनी या दो इंडिविजुअल के बीच में काम कर रहा है। और रेगुलेटर मतलब जो पूरा सिस्टम को चला रहा है, रेगुलेट कर रहा है, जिसको अपॉइंट किया है हायर अथॉरिटी, दैट इज गवर्नमेंट, ठीक है ना। समझ में आ गया, कोई डाउट अयान? रेगुलेटर मतलब ये मेन आदमी, हाँ, जो अपॉइंटेड ऑफिशियल है। इंटरमीडियरी, हाँ, मिडिल मैन बोल सकते हैं उसको, ब्रोकर बोल सकते हैं। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हमको मेरा घर बेचना है, तुमको खरीदना है, तो एक ब्रोकर रहेगा, है ना, उसको दिखाएगा, बोलेगा हाँ भाई आपको दिला देंगे, हमको बोलेगा दिखा दिया, भिजवा देंगे, दोनों से कमीशन ले लेगा। तो वो कौन है? वो इंटरमीडियरी है। समझ में आए ना बात? हाँ, चलो अब आते हैं हम लोग आरबीआई। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरा बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, ठीक है ना। बस ये सब का डेफिनेशन आपको पढ़ते रहना है ना, डीप में नहीं जाना है। बस सब तो ऑलरेडी 10 में पढ़े हो, 11 में, 12 में पढ़े हो, इको में पढ़े हो, इकोनॉमिक्स में तो पढ़े ही हो, कॉमर्स में भी पढ़े हो ये सब। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सेंट्रल बैंक है इंडिया का, जो पूरा कंट्री का बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। अब आरबीआई के कंट्रोल में क्या क्या है? एक है इंडियन बैंक्स। इंडियन बैंक्स का मतलब होता है वो पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, जिसका हेड ऑफिस इंडिया में है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन बैंक। अब इंडियन बैंक का मतलब वो जो इंडियन बैंक का ब्रांच है वो मत समझ लेना। इंडियन बैंक मतलब ऑल दोज बैंक्स जो कि फॉर्म हुआ है इंडिया में, जिसका हेड ऑफिस इंडिया में है। इसको बंद करना तो फिर, जैसे कि एसबीआई हो गया, इसको पीएनबी हो गया, ठीक है, ये सब जो है बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब क्या है? इंडियन बैंक है। समझ में आया बात? चलो नेक्स्ट, नंबर 2 फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक का मतलब होता है वो बैंक जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है, इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, जैसे कि एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर ऑल फॉरेन बैंक्स। अच्छा, फिर आते हैं थर्ड एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ये वो कंपनी है जो नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, बट वो लोग एक पर्टिकुलर काम के लिए आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन देता है ना। तो ये सब क्या हो गया? ये सब एनबीएफसी हो गया, नॉर्मल बैंक की तरह फंक्शन नहीं करता है। नहीं, एलआईसी एनबीएफसी नहीं है, तो लाइफ इंश्योरेंस, हाँ वो इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना। आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईआरईडीए, ये सब बैंक्स भी देता है, एनबीएफसी भी देता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लोन देता है, लेकिन वो पैसा एक्सेप्ट करेगा, चेकबुक देगा, ये सब कुछ नहीं करता है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया पॉइंट। अब हम लोग आते हैं सेबी। नहीं, फंक्शंस आरबीआई का हम नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, फंक्शंस आरबीआई का नहीं पढ़ा रहे, एक बार रीड कर लेने, ये सब पढ़ा हुआ है। सेबी या सिक्योरिटीज एंड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सेबी का सब कोई लिख देते हैं ना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जगह स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नहीं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
सेटअप हुआ था 1988 में, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करना। हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था 1992 में, उसके बाद से सेबी बहुत एक्टिव रोल प्ले करने लगा है। समझ में आ रहा है? बहुत एक्टिव रोल प्ले करने लगा है। तो सेबी का क्या काम है? एक है प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स का जो से इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना। डेवलपमेंटल फंक्शंस, इसका ये पढ़ा है सर पॉइंट से। हाँ, इसका फंक्शंस को थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है ना। अब एक है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता है सिक्योरिटीज का, जैसे कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम लोग के कंट्री में टोटल 14 स्टॉक एक्सचेंज है। कैलकाटा में नहीं है? कैलकाटा में भी है, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज डलहौजी में, डलहौजी की तरफ, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर्स, तुम जो शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हो एक ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो, डायरेक्टली तुम शेयर मार्केट से जाके शेयर नहीं ले सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। जैसे कि हम ऑनलाइन खरीदते ग्रो ऐप के थ्रू, तो ग्रो ऐप जो है वो ब्रोकर है, ठीक है। उसी तरह जीरोधा वो एक ब्रोकर है। एंजल इन्वेस्टर्स, एंजल वन, अप स्टॉक्स, दीज आर ऑल ब्रोकर्स। फिर आते हैं तुम्हारा स्टॉक ब्रोकर्स हो गया मर्चेंट बैंकर्स। ये पढ़ा है बाकी मैं बहुत पहले पढ़ा था। मर्चेंट बैंकर्स क्या करता है ना, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हेल्प करता है शेयर्स, डिबेंचर्स और पैसा उठाने में। ये एडवाइस करता है, देखो कितना का शेयर्स बेचोगे, क्या रेट में बेचना है, कब निकालना है, ये सब मर्चेंट बैंकर का काम है। फिर है डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज रिकॉर्ड मेंटेन करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसको हम लोग NSDL हो गया या CDL हो गया। जब तुम लोग 18 ईयर्स के ऊपर हो जाओगे तो तुम लोग भी अपना ऐप के थ्रू शेयर्स खरीदना, जो पॉकेट मनी होगा। हम 2016 में ISC एग्जाम दिए थे, तो 2016 में पॉकेट मनी अगर हमको मान लो 20-30 रुपीज़ करके मिलता था, मान लो मंथली जो हमको 1000 रुपीज़ मिल रहा है पर मंथ पॉकेट मनी, अगर वो 1000 रुपीज़ का हम शेयर्स ले लेते हैं ना 2016 में, बहुत सारा ऐसे कंपनी है 5000 10,000 का अगर हम शेयर ले लेते तो आज के डेट में मेरे पास 10-20 लाख रुपया रहता। तो उस वक्त उतना आइडिया नहीं था, इसलिए तुम लोग को आइडिया दे रहे हैं। ये सब कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट को स्टडी करो, शेयर मार्केट को समझो। समझ में आ रहा है बात? ये कोई जुआ नहीं है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये सबको समझो। अभी 12 के बाद जो टाइम मिलेगा वेलागिरी नहीं करना है, यही सब करना है। स्टॉक मार्केट का कोर्स कर लिए, समझ लिए कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पार्ट टाइम जॉब करके ट्यूशन व्यूशन पढ़ाकर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। थोड़ा थोड़ा अमाउंट, हम लोग सोचते हैं 10 लाख 20 लाख इन्वेस्ट, नहीं, 1000 2000 3000 जो भी आ रहा है इन्वेस्ट करते गए। वही 10 साल बाद, अभी तुम लोग 18 के हो, 17 के हो, 19 के हो, व्हेन यू विल रीच द एज ऑफ 30, 10 टाइम्स 20 टाइम्स, तुम जो 10,000 इन्वेस्ट किया ना, हो सकता है उस वक्त 20 लाख 30 लाख हो जाएगा। सही शेयर चुने तो सही शेयर कैसे चुनेंगे? स्टडी करो स्टॉक मार्केट को, समझ में आया? तो NSDL या CDL क्या करते हैं ना, ये लोग डिपॉजिट्स रखता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तुम्हारा शेयर्स का। फिर है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो रहते हैं ना, अलग अलग सिक्योरिटीज को रेटिंग करता है कि ये डेंजर है, इसमें स्टॉक जो है बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाता है ना। तो क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज जो है सिक्योरिटीज को रेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, ऑन द बेसिस ऑफ वो लोग का क्या बोल सकते हैं, कंपनीज का किस तरह का फाउंडेशन है, कि ये अच्छा शेयर है, ये थोड़ा लूज है, इसमें थोड़ा स्कैम होने का डर है, ठीक है। चलो अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, हम लोग सुनते हैं ना, हम लोग सबको ये लाइन याद है, कौन सा? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। ये लाइन हम लोग सबको याद है, लेकिन किसी को पता नहीं म्यूचुअल फंड्स होता क्या। सिर्फ इतना याद है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर रिलेटेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग देम। तो म्यूचुअल फंड्स है क्या? म्यूचुअल फंड्स जो है, म्यूचुअल फंड्स क्या करता है ना, पब्लिक से पैसा लेता है,
लेकर जो बड़ा बड़ा कंपनीज है, बड़ा बड़ा फाइनेंसर जो वहाँ पे बैठा हुआ है, इकोनॉमिस्ट लोग, स्टॉक होल्डर, स्टॉक ब्रोकर लोग, उन लोग अपना दिमाग लगा कि ये शेयर बढ़ेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, उस हिसाब से वो लोग इन्वेस्ट कर देता है, शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता है। समझ में आ रहा है बात? और इसी को बोला जाता है म्यूचुअल फंड्स। मार्केट ऊपर जाएगा तुम्हारा पैसा ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तुम्हारा पैसा भी नीचे जाएगा। स्टॉक ही है। हाँ, स्टॉक की तरह ही है। अब आते हैं IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम रहता है कि जितना भी पॉलिसी होल्डर्स लोग हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस एजेंट्स है, इंश्योरेंस करवाने वाले लोग हैं, इन लोगों का इंटरेस्ट सेफगार्ड हो। समझ में आ रहा है? ये किसका काम है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इसमें इंश्योरेंस कंपनी आ जाता है, LIC हो गया, ठीक है, ICICI लाइफ इंश्योरेंस हो गया, बिरला लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, टाटा लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये सब एक इंश्योरेंस कंपनी हो गया, इसके अंडर आता है। फिर इंश्योरेंस एजेंट्स भी रहते हैं। इंश्योरेंस एजेंट्स का मतलब वो इंडिविजुअल्स, इंश्योरेंस एजेंट्स का मतलब वो इंडिविजुअल्स जो तुमको इंश्योरेंस बेचता है, उसका कमीशन रहता है इसमें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं FSSAI, बीच वाला ये सब काट देना है, ठीक है ना, पेंशन ये सब नहीं है, पेज नंबर 294 295 नहीं, वो सब नहीं है। अब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सेटअप किया है ताकि जितना भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है वो सब सेफ हो। देखते हो ना, हर फूड प्रोडक्ट के पीछे में रहता है FSSAI अप्रूव, है ना, मार्क। तो इसमें फूड प्रोसेसर्स लोग आ जाता है, जैसे कि दाल, राइस, ये सब जो बना रहा है खाने पीने का सामान, और फूड पैकर्स लोग भी आ जाएगा जो पैकिंग कर रहा है आइटम्स को, दोनों इसके अंडर आ जाता है। फिर आ गया ब्यूरो स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ISI। तो ISI जो है द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अरे ISI, वो ISIS नहीं, क्या कर रहे हैं यार ये लोग, हम ISI बोल रहे हैं, वो ISIS बोल रहे हैं, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाला ISIS का बात नहीं कर रहे हैं। ISI ये दूसरा ISI है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, इंडियन, जो सेटअप हुआ था 1947 में, ठीक है। बैठो बैठो सीख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका काम क्या है, इसके अंडर में ये सेटअप किया गया है ताकि ये क्वालिटी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। हम लोग देखते हैं ना, कुछ भी सामान खरीदते हैं, उसमें क्या रहता है, ISI मार्क। इसका मतलब ये प्रोडक्ट ISI सर्टिफाइड है, कोई गड़बड़ इसमें नहीं है, ठीक है। उसी तरह आगे एक BIS, ब्यूरो स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया। ISI को रिप्लेस कर दिया गया है BIS से। ये भी क्वालिटी कंट्रोल शो करता है, जैसे कि कोई भी तुम प्रोडक्ट लिए उसमें पीछे में लिखा हुआ BIS सर्टिफाइड, ISI सर्टिफाइड, मतलब है इसका क्वालिटी चेक किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम मोहल्ला से कोई सामान ले लिए, अब तुम्हारा पेट वेट दर्द करने लगी है, तो उसमें थोड़ी कोई कुछ बोले तुम। लेकिन अगर तुम मान लो कोई पैक्ड सामान खरीदे, मैगी वैगी खरीदे, उसमें तुम्हारा पेट में कुछ गड़बड़ हो गया, तुम जाके कंज्यूमर कोर्ट दौड़ गए कि भाई वो ISI सर्टिफाइड था, है ना, तभी हम खरीदे, इसमें वो लोग भी फंसेगा, आप कैसे करके इसको सर्टिफिकेट दे दिए। उसी तरह बहुत सारे एक रहते हैं ना, हलाल सर्टिफिकेशन। अब जैसे कि मुस्लिम कंट्रीज जो है, गल्फ कंट्रीज में तुमको कोई भी फूड बेचना है तो तुमको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इंडिया में भी है हलाल सर्टिफिकेशन, ठीक है, मतलब हाँ भाई ये हलाल फूड है। हम लोग कहीं खाने के ही देखा, हाँ ये तो हलाल सर्टिफाइड है, मुस्लिम लोग क्या करेगा, खा लेगा अपना, समझ में। उसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो वीगन सर्टिफाइड देते हैं। जब बहुत कोई वीगन, भाई हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, वीगन प्रोडक्ट खाएंगे, अब उसके बाद वीगन सर्टिफाइड है। बहुत कोई रहता है भाई हम लोग जो है ऑर्गेनिक फूड सिर्फ खाएंगे, फर्टिलाइजर्स वाला नहीं खाएंगे, तो वो ऑर्गेनिक फूड, उसका सर्टिफिकेट मिला हुआ है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, इसमें कोई भी तरह का हार्मफुल केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स को नहीं यूज किया गया,
ठीक है ना, तो ये सब सर्टिफिकेट देता है। ये तो आई होप तुम लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया होगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है बिजनेस स्टडीज का। तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।